हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक फ्रेंड शेयर जरूर कीजिएगा। गुड़गांव हरियाणा। सीएम खत्री कोठी। चित्रांग की नींद खुलती है और छत से उतर कर नीचे आता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। चित्रांग जब अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है पूरा कमरा अभी भी बिल्कुल उसी तरह सजा हुआ था और माही सो रही थी। चित्रांग माही को सोता हुआ देख दबे पाँव वार्डरोब के पास जाता है, लेकिन उसके अंदर बाथरूम के अलावा और कुछ नहीं था, जिसे देखते हुए चित्रांग चुपचाप करण के कमरे की तरफ चला जाता। चित्रांग जब करण के कमरे में पहुंचता है तो देखता है करण ऑलरेडी उठ चुका था और रेडी हो रहा था। उसे रेडी होता हुआ देख चित्रांग थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? चित्रांग की आवाज़ सुन करण मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं यहाँ की फैक्ट्री जा रहा था। जिसे सुनकर चित्रांग अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारे कुछ कपड़े मिलेंगे क्या? पता नहीं मेरे कपड़े का बैग कहाँ है? करण अपने वार्डरोब की तरफ इशारा करते हुए बोला, देख ले किससे पहनना चाहता है। चित्रांग करण की बात पर उसके वार्डरोब को खोलता है और उसमें से अपने लिए ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट निकाल कर करण की तरफ देखते हुए कहता है, मैं ले जा रहा हूँ। जिसे सुन करण चित्रांग की तरफ देखते हुए बोला, अबे अंडर गारमेंट्स में क्या पहनेगा? नंगा घूमने वाला है क्या? जिसे सुनकर चित्रांग रुक कर करण को घूरते हुए बोला, तेरी बेशर्मी कभी ख़त्म नहीं हो सकती क्या? मैंने फैक्ट की बात किया, इसमें बेशर्मी वाली कोई बात नहीं है। खाली पैंट और शर्ट लेकर जा रहा है, अंदर कपड़े गीले नहीं करने क्या? करण ने तुरंत कहा। जिसे सुनकर चित्रांग अपने दांत पीस कर बोला, तो क्या अंडर गारमेंट्स में तेरे पहनूं? करण अपना सिर नहीं में हिलाकर वार्डरोब के पास आकर एक दराज खिसकाता है तो उसके अंदर काफ़ी सारे बॉक्सर्स रखे हुए थे, जिसमें से एक उठाकर चित्रांग को देते हुए कहता है, सोल्ड है, यूज नहीं किया है। जिसे सुनकर चित्रांग उसके हाथ से बॉक्सर लेकर बोला, अब जब बच्चे होंगे ना तब उनसे कहना हम दोनों लंगोटिया यार है। करण चित्रांग के बात पर अपने दांत दिखा देता है तो चित्रांग मुंह बनाते हुए उसके कमरे से निकल अपने कमरे की तरफ चला जाता है। करण उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है और फिर से रेडी होने लगता है। इधर चित्रांग अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है माही बिस्तर पर अंगड़ाई लेते हुए बैठी थी। उसने दुपट्टा नहीं ले रखा था और वो अभी भी शादी के जोड़े में ही थी, लेकिन उसने ज्वेलरी निकाल दिए थे। चित्रांग माही के जागता हुआ देखकर बोला, गुड मॉर्निंग। माही चित्रांग की आवाज़ सुन सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, जनाब रात भर कहाँ थे? माही की बात सुन चित्रांग बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही पर्सनल का सवाल पूछ लिया तुमने। जिसे देख माही उसके सामने खड़े होते हुए बोली, बीवी हो तुम्हारी, हक है मेरा तुमसे सवाल पूछने का। तो बताओ कहाँ थे रात भर अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेले बेडरूम में छोड़कर? चित्रांग माही के अचानक सामने आने पर एकदम पीछे होकर बोला, हमारी शादी इतनी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है कहने का क्या मतलब? बम ब्लास्ट हुआ था या गोलियां बारूद चली थी हमारी शादी में, जो हमारी शादी नॉर्मल नहीं है कह रहे हो? माही ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, जिसके जवाब में चित्रांग के गहरी सांस भर कर बोला, हम आज मुंबई के लिए निकल रहे हैं। माही अपना सिर हिलाते हुए बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वैसे भी अपने हॉस्पिटल से सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी, जिसमें से 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। फालतू के रिचुअल निभा कर, क्योंकि मेरा दूल्हा तो कोई और है। चित्रांग माही की बात पर थोड़ा खिसिया कर बोला, अब क्या जिंदगी भर मुझे ताने मारोगी? काम ही तुमने ऐसा किया है, माही ने फिर से कहा। जिसे सुनकर चित्रांग माही को घूरने लगा। चित्रांग को घूरती हुई नजर को महसूस कर माही अपने बालों को सामने की तरफ कर उसकी तरफ पीठ करते हुए बोली, ये ब्लाउज का डोर नहीं खुल रहा मुझसे। तुम्हारा वेट कर रही थी कि मेरी हेल्प करोगे, लेकिन तुम तो रात भर गायब थे, इसलिए ये भारी भरकम सा लहंगा पहने हुए ही सोना पड़ा मुझे। चित्रांग माही की बात सुन उसके पीठ की तरफ देखते हुए बोला, तो किसी को बुला लेना चाहिए था। माही सिर घुमाकर चित्रांग की तरफ देखते हुए, तुम्हें पता है ना लोगों की सोच क्या है? शादी तो हो चुकी है, चाहे जैसे भी हो, पति पत्नी साथ तो रहेंगे ना, उनके बीच कुछ ना कुछ तो होगा ना। बस यही सोचकर किसी ने मेरी मदद नहीं की। चित्रांग माही के एक्सप्लेन को सुन अपना सिर हिलाते हुए उसे सीधा खड़ा करते हुए बोला, ठीक है सीधी खड़ी रहो, मैं हेल्प करता हूँ। इतना कहकर चित्रांग माही के ब्लाउज की डोरी को पकड़कर खींच देता है, जिससे ब्लाउज की डोरी ही टूट जाती है। माही आंखें बड़ी कर जल्दी से सामने को कवर करते हुए मुड़कर चित्रांग को घूरते हुए बोली, ताकत दिखाने के लिए नहीं कहा था, खोलने के लिए कहा था। हाँ तो डोरी खोलूँगा तभी तो ब्लाउज खोलेगी ना। चित्रांग ने बिना सोचे समझे कहा। जिसे सुन माही चित्रांग को उंगली दिखाते हुए बोली, देखो तुमने पहले भी मेरी हेल्प की है, इसलिए मुझे तुम अच्छे लगते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहोगे।
चित्रांग माही से कुछ कहता उससे पहले आरोही की आवाज़ आती है, हो क्या रहा है यहाँ पर। आरोही की आवाज़ सुन चित्रांग जल्दी से मुड़कर उसकी तरफ देखता है तो आरोही अपनी लाल नज़रों से चित्रांग और माही को घूर रही थी। वहीं माही आरोही को देख खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोली, कुछ नहीं हो रहा है, बस चित्रांग जी मेरी मदद कर रहे थे, आपको कुछ काम था। आरोही माही की बात सुन अंदर जा आज चित्रांग की तरफ एक नज़र देख माही से बोली, तुम बीच में आ गई? जी, माही ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, जिसे देख आरोही मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, नाश्ते का वक्त हो गया है, सब बुला रहे थे, आप अभी सोकर उठी हो इसलिए नाश्ते के बीच में मैं यह कह रही थी। माही आरोही की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, वो रात को देरी से सो गई थी ना, इसलिए उठने में थोड़ी देर हो गई। आरोही अपने दांत पीसते हुए चित्रांग की तरफ देख माही से बोली, देरी से? माही आरोही के चेहरे को देख अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। माही, तुम हम दोनों के पर्सनल मोमेंट किसी को शेयर क्यों कर रही हो? तुम जाकर शावर ले लो। वैसे भी आरोही समझदार है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। चित्रांग ने माही के कंधे को पकड़कर कहा। आरोही चित्रांग के उस हाथ को घूरने लगती है जिससे उसने माही को पकड़ा था। चित्रांग आरोही की नज़र को इग्नोर कर माही को बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर निकाल देता हूँ, अच्छे से शावर ले लो। और उसे बाथरूम के अंदर धक्का देते हुए कहता है, अच्छे से शावर लो। इतना कहकर चित्रांग दरवाज़ा बंद कर देता है। माही भी चुपचाप शावर लेने चली जाती है। माही के बाथरूम में भेजने के बाद चित्रांग आरोही की तरफ घूर कर देखता है तो आरोही उसे बिस्तर पर धक्का देते हुए गुस्से से कहती है, उस कुतिया के पास तुम क्या करने आए थे? चित्रांग अचानक आरोही का धक्का देने पर बिस्तर पर गिर जाता है और खुद को संभालते हुए खड़ा हो आरोही को घूरते हुए कहता है, आरोही, अपनी पागलपन में अपने खुद को ज़िंदगी बर्बाद मत करो और ज़रा तमीज़ से बात करो। माही मेरी बीवी है। आरोही चित्रांग की बात पर उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, चित्रांग, डोंट अंडर एस्टिमेट, आई विल किल दैट विच। चित्रांग आरोही के बाजू को कसकर पकड़ उसे दरवाजे की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम निकलो यहाँ मेरे कमरे से, यू आर ए नट्स, और तुम्हें घर में नहीं पागलखाने में रखना चाहिए। इतना कहकर चित्रांग आरोही को कमरे से बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। चित्रांग डायरेक्ट अपना बैग लेकर नीचे आता है। चित्रांग को बैग लेकर आता हुआ देख करण हैरान होते हुए बोला, कहाँ जा रहा है? करण के सवाल पर चित्रांग कुछ पल चुप रहकर बोला, मुंबई। आर यू किडिंग मी? कल तुम्हारी एक्सेप्टेड वाली शादी हुई और आज तुम घर जा रहे हो? करण ने सरप्राइज आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर चित्रांग अपना सिर हिलाते हुए बोला, वहाँ मेरी ज़रूरत है करण, क्योंकि भाई ज़रूरी काम से असम गए और अमृत भाई सब कुछ अकेले नहीं संभाल पाएंगे और ऑफिशियली मैंने मित्तल इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी को संभाल लिया है, इसलिए मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। नित्या चित्रांग की बात सुन खड़ी होते हुए बोली, तो मैं भी चलती हूँ। चित्रांग नित्या के बात पर करण की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारा हस्बैंड यहाँ है तो तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? मनमोहन जी चित्रांग की बात सुन एक नज़र नित्या को देख चित्रांग से बोले, ये शादी धूमधाम से होगी और मुंबई में होगी, हम रिश्ता लेकर आएंगे नित्या का। मनमोहन जी की बात सुन चित्रांग अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है। सूर्य चित्रांग के हाथ सुन करण की तरफ देखते हुए बोला, करण तुम मुंबई जा रहे हो? यहाँ पर फैक्ट्री को मैं संभाल लूँगा। करण सूर्य की बात सुन हैरान होते हुए बोला, क्या? सूर्य अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, तुम मुंबई जा रहे हो, यहाँ पर फैक्ट्री को मैं और ज्ञान सूर्य का छोटा भाई संभाल लेंगे। आरोही जो कि लगातार चित्रांग को घूरे जा रहे थे सूर्य की बात सुनकर बोली, डैड मैं भी भाई के साथ। नहीं आरोही, तुम यहीं रहोगी और अपने पापा की मदद करोगी। वंदना ने आरोही की बात को बीच में काट कर कहा, जिसे सुनकर आरोही नाराजगी से वंदना को देखते हुए बोली, लेकिन क्यों मॉम? मुझे भी भाई के साथ रहना है, चित्रांग के साथ रहना है। करण एक आरोही के देखने के बाद मनमोहन जी से बोला, दादू आप तो आरोही के लिए भी लड़का ढूंढ रहे थे ना? आरोही करण की बात सुनकर गुस्से से बोली, आपने अपना फैसला कैसे लिया? डोंट केयर बट डोंट ट्राई टू इंटरफेयर इन माई लाइफ। आरोही की बात पर करण अपना सिर हिलाते हुए चित्रांग की तरफ देखकर बोला, मैं हमारे पेंट हाउस में रहूंगा और तुम शारंग बिल्ला में। चित्रांग करण की बात पर अपना सिर हिला देता है। वहीं नित्या करण को देख मुस्कुराने लगती है तो करण मुंह बनाते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। कुछ देर बाद नित्या, करण, चित्रांग और माही मुंबई के लिए निकल जाते हैं। आरोही जिद करती है,
लेकिन वंदना समझ चुकी थी आरोही के इंटेंशन, इसलिए वो उसे नहीं जाने देती। इधर शाम का वक्त ओरियो कैफे में विप्लव ने रिया को मिलने बुलाया था और बबल टी ऑर्डर करे बड़ी बेसब्री से रिया के आने का वेट कर रहा था। जब रिया अपने बैग पैक कर लेकर वहां जाकर सुस्त बैठते हुए कहती है, कभी कभी लगता है जान निकल जाएगी मेरी। विप्लव रिया की बात सुन उसे हाथ से हवा देते हुए, अबे एसी चल रही है, तुझे कौन सी गर्मी चढ़ी है। जिसे सुनकर रिया बबल टी उठाकर पीते हुए विप्लव से बोली, तुझे पता है कॉलेज में फिर से गेमिंग टूर्नामेंट शुरू हो चुके हैं, तू किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। रिया की बात सुनकर विप्लव उसकी तरफ देखते हुए बोला, तू भूल गई क्या, मैं कोरिया जा रहा हूँ, तेरा कोरिया जाने वाला भूत अभी तक नहीं उतरा। रुक, अभी उतारती हूँ। रिया ने विप्लव को घूरते हुए खड़े होकर उसे मारना शुरू करते हुए कहा, जिसे देखकर विप्लव बचने की कोशिश करते हुए बोला, अरे मोटी, वाह रिया मेरी बात तो सुन मेरी मोटी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये कहते हुए विप्लव रिया के हाथ को पकड़कर उसे घूरते हुए बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मैं कोरिया जा रहा हूँ। रिया विप्लव के सीरियस नेचर को देखते हुए अपना हाथ छुड़ाकर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, तू झूठ बोल रहा है, मुझे पता है, तो मेरा दिमाग मत खराब कर। विप्लव रिया की बात सुन उसके हाथ को पकड़ उसे कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, पहले तो बबल टी खत्म कर, फिर हम बात करते हैं। ये सुनकर रिया विप्लव को देखते हुए बोली, नहीं तू मजाक कर रहा है ना, तू नहीं जा रहा ना। विप्लव रिया की बात पर उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, रिया जब हमारी फ्रेंडशिप हुई थी हमने प्रॉमिस किया था ना एक दूसरे से कि हमारे करियर के बीच में हमारी फ्रेंडशिप नहीं आएगी। मैं कभी नहीं आया ना तेरे फैशन ऑर्गेनाइजेशन के सामने, प्लीज़ मुझे मेरे ड्रीम्स पूरे करने दे। रिया अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर कुर्सी से खड़ी होकर बोली, ठीक है, गुड बाय, जब आएगा तब मिलेंगे, मुझे कॉल मत करना, मेरा जब मन करेगा मैं खुद कॉल कर लूँगी तुझे। ये कहते हुए रिया बबल टी उठाकर दूसरे हाथ से अपना बैग उठा वहाँ से चली जाने लगी, जिसे देख विप्लव जल्दी से उसके हाथ को पकड़ उसे ज़बरदस्ती कुर्सी पर बैठाते हुए, रिया तू ऐसे रिएक्ट मत कर यार, जैसे मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। रिया विप्लव से अपना हाथ छुड़ाकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है तो विप्लव से कसकर गले लगा लेता है। रिया विप्लव के गले लगाने पर उसे कसकर अपनी बाहों में भर रोते हुए बोली, कुत्ते कमीने हरामजादे कंगारू कहीं का, मुझे छोड़कर जा रहा है। विप्लव रिया के पीठ पर मुक्का जड़ते हुए बोला, तेरा सेटिंग नहीं हूँ मैं, मेरा भाई है तेरे पास, उनका दिमाग खा लेना जैसे मेरा खाती है। रिया विप्लव के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरे रोते हुए बोली, मैं नहीं खाती, तो बहुत बड़ा झूठा है। विप्लव की आंखों में नमी तैर गई थी। वह रिया से अलग होकर उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, तेरा मेकअप निकल गया है, अब सच में चुड़ैल लग रही है, पता नहीं भाई तुझे पहचानेगा भी नहीं। जिसे सुनकर रिया अपने गाल को साफ करते हुए बोली, रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है। विप्लव रिया की बात सुन उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोले, अरे मोटी, सिर्फ 4 साल की बात है, मैं वापस जाऊंगा, फिर धूमधाम से तेरी शादी होगी। रिया विप्लव की बात सुन लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, 4 साल क्या कम होते हैं। विप्लव अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, कम नहीं होते, इसलिए तू ऐसे गिन, 1460 दिन, बस इतने दिन हम दोनों सिर्फ फ़ोन और चैटिंग में बात करेंगे। विप्लव की बात पर रिया उसे घूरते हुए बोली, कुत्ते तुझे 1460 दिन कम लगते हैं, अरे यार घंटे या सेकेंड में बताऊंगा तो और ज़्यादा हो जाएंगे ना, इसलिए दिन में बता रहा हूँ। लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं ना, तो हम लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप में रहेंगे, इसलिए अब तो रोना बंद कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। विप्लव ने रिया को गाल पर पुच्ची लेते हुए कहा, जिसे देखकर रिया मुंह बनाते हुए कुर्सी पर बैठते हुए बोली, तू सच में बहुत बुरा है, मेरे लिए क्यों फॉर्म नहीं भरा, मैं भी चलती तेरे साथ कोरिया। मेरे भाई को यहाँ छोड़कर वहाँ गोरों के बीच में जाना चाहती है ताकि कोई अच्छा सा करियन लड़का मिल जाए तुझे। विप्लव ने रिया के सामने बैठ उसे घूरते हुए कहा, जिसे सुनकर रिया मुंह बनाते हुए बोली, ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ गोरे चिट्टे से मतलब नहीं है, मुझे हॉट लड़का भी चाहिए जो सिर्फ मेरे प्रोफेसर हैं। विप्लव रिया के बात पर अपना सिर हिलाते हुए, हाँ इसलिए तू और मोटी होती जा रही है। रिया घूरकर विप्लव की तरफ देखती है तो विप्लव वेटर की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी मोटी मान गई है, मैंने जो केक कहा था लेकर आओ। जिसे सुनकर विप्लव अपना सिर हिला देता है और रिया विप्लव को घूरते हुए कहती है, तेरे फेयरवेल के लिए कुत्ते तो खुद केक खिला रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। मुझे क्यों शर्म आएगी, मुझे पता है तू मारेगी, इसलिए मैं खुद लेकर आ गया। विप्लव ने ठीक से बैठते हुए कहा, जिसे देख रिया टाइम की तरफ देखते हुए बोली, मैं क्या कह रही थी, क्लब चले। विप्लव रिया के बाद सुन अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं यार,
मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है और भाई अब आज असम से वापस आ रहा है, इसलिए जल्दी से घर जाना है मुझे। मैं तो तुझे बस मनाने आया था, तूने सुधांशु को बताया? रिया ने विप्लव को देखते हुए, जिसके जवाब में विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ उसे पता है। मतलब मैं ही बेवकूफ़ थी जो तेरी सीरियस बात को मजाक समझ बैठी थी। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, जिसे देखकर विप्लव का सिर पर टपले मारते हुए, क्योंकि तू बेवकूफ़ है ना और बातें थोड़ी देरी से समझती है। रिया विप्लव के बाद सुन मुंह बना लेती है और दोनों केक एंजॉय करने लगते हैं। रात का वक्त सारंग विला लिविंग हॉल में डिनर की तैयारी चल रही थी। महक काफ़ी थकी थकी सी लग रही थी, क्योंकि वैशाली के साथ वो एकेडमी गई थी। जब बाहर कार रुकने की आवाज़ सुनाई देती और कुछ देर बाद कदमों की आहट के साथ मृत्युंजय अपने हाथ में बिजनेस बैग पकड़े अंदर आता है। अव्यक्त समृद्धि, जो कि वहीं हॉल में कारपेट पर बैठे शिवांश का लाया है, वो चॉकलेट खा रहे थे। समृद्धि जैसे ही मृत्युंजय को देखते एकदम से अव्यक्त को पकड़कर खड़ी हो जल्दी जल्दी चलते हुए मृत्युंजय के सामने चली जाती है। मृत्युंजय समृद्धि को चलता हुआ देख हैरान हो जल्दी से घुटने के बल बैठकर उसे पकड़ लेता है, तो समृद्धि मृत्युंजय के गले लगा एकदम से खुश होते हुए कहती है, डैडा। मृत्युंजय समृद्धि के गले लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, मेरी बच्ची। जब अव्यक्त रेंगते हुए आकर मृत्युंजय के पैर को पकड़ कर बोला, डैडा। मृत्युंजय अव्यक्त को भी अपनी गोद में उठा लेता है और दोनों की तरफ देख कर कहता है, डैडा को मिस किया? ये कहते हुए मृत्युंजय उन दोनों को लाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है और इधर उधर देखने लगता है। मृत्युंजय एक नज़र पूरे लिविंग हॉल में डालने के बाद वहाँ पर बैठी रचना से बोला, चाची महक कहाँ है? रचना कुछ कहते उससे पहले ही किचन से वैशाली के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, दीदी। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।